नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी सांसद पंकजा मुंडे आज जबलपुर पहुंची। जबलपुर में एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवार हैं। संपर्क करो और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। इसके साथ ही जबलपुर लोकसभा से 2132 बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पिछले 9 साल भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के वर्ष हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित कर दिया। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 साल में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा की है। तब हमें आने वाले हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि गरीबों का विकास हुआ, एक दो फिगर है। एक आपने दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अभी भी सरकार राशन दे रही है, उनको भोजन दे रही है। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना आई तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं ने 1000 रुपए के लिए फॉर्म भरा। ये अपने आप में फिगर नहीं है कि आज भी लोग कितनी गरीबी में है। मतलब भारत की आधी आबादी जो है वो देश के सरकारी राशन में पल रही है। नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सरकार का परम कर्तव्य है कि बेसिक नीड, हर व्यक्ति भूखा ना सोए, गरीब व्यक्ति अपने घर में रहे और उसको बेसिक रोजगार, जो रोजगार ईजीएस के माध्यम से मिलने की कोशिश हम करते हैं, वो मिले, तो ये उनका हक है। और अगर गरीब, ये नहीं है कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, इसको इस तरह से देखा जाए। ये है कि ज़रूरत कोविड के माध्यम से कुछ अलग प्रश्न निर्माण हुए, तब लोगों को भूख के वजह से लोग ना मरे, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की चिंता की। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हर चीज़ बढ़ती जाती है महंगाई, उस हिसाब से ये भी सारे जो मानक है ये भी बदलते जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब इतने लोग गरीबी की संख्या के अंदर है। मेरे ख्याल से तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना में भी ऐसे कोई शर्त नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेड शर्तें हैं। और महिला कोई भी परिस्थिति की हो, उसको एक संरक्षण देने की आवश्यकता है। उस समय आपको महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा था। आज 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? क्या भविष्य में ऐसा? मध्य प्रदेश की सचिव के रूप में पाती हूँ, और क्या पाती हूँ? उस समय आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, तो क्या आपको है भविष्य में? ये सवाल पूरे राज्य को क्रॉस करके जबलपुर तक भी पहुँच गया मेरे पीछे। तो तब मैंने पुनः संघर्ष यात्रा निकाली थी। मुंडे जी का जाना एक अचानक हुआ हादसा था। जो उनके फॉलोअर्स थे इतने आक्रोश में थे कि वो सह नहीं पा रहे थे वो बात को, और उनसे संवाद करना जरूरी था। उनको पकड़ के रखना, बांध के रखना, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुंडे जी के साथ अपने पार्टी के संगठन में उसको बढ़ाने में बिताई थी। तो इसलिए मैंने पुनः संघर्ष यात्रा निकाली थी। मेरे पिता का सपना ही था कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बने, और उसमें योगदान देना मेरा परम कर्तव्य था, जो मैंने दिया। बाकी चर्चाएं मीडिया में आती रहती है, हर चर्चा का उत्तर कुछ नहीं है। उस समय अमित शाह जी ने ये बोला था कि हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं। अभी तो नहीं हूँ, अभी तो मैं आपकी सचिव हूँ। अब तो मंत्री भी नहीं हूँ, सचिव हूँ सिर्फ। साहब भी कहते हैं आप कांग्रेस में आ जाइए, उधर एनसीपी के नेता जो है खड़से साहब, वो कहते हैं आप एनसीपी में आ जाइए। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। कोई अगर ऐसा कहता है तो शायद वो अपनी मेरी ताकत के बारे में सम्मान व्यक्त कर रहा है, पर मैं इस बारे में 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये मेरे पिता की पार्टी है। इसके अलावा मैं और क्या जवाब दूँ? ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ऑर्गेनाइजर में रेट में दिया हुआ है कि मोदी जी कर्नाटक की हार के बाद से मोदी जी के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी नहीं जीतेगा। इसके लिए बीजेपी को कुछ और भी चीजें करना होगा, तो किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति का नाम या कोई कागज मेरे हाथ में नहीं, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं फिर से ये सब साफ बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गरीब कल्याण और विकास है। इसके अलावा कोई भी उनका एजेंडा हो ही नहीं सकता चुनाव के लिए। ये सारे मुद्दे विरोधकों के उठाए हुए हैं।
आप 1000 रुपए पंकजा देने की जी, बात कर ये रहे जो हैं, आप कह रहे हैं कि गरीबों का विकास वाला मामला है, हाँ जी, आप 1000 रुपया शाम से देंगे महिलाओं अपनी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। प्रभाव पड़ने वाला है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। देखिए, वो उनके पार्टी का अंतर्गत मुद्दा है। वो उनके पार्टी का प्रेसिडेंट किसको बनाए, किसको क्या दायित्व दे, उनका अंदरूनी मुद्दा है। इससे हमारे राजनीति पर और जनता के मानसिकता पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर ज़रूर उनका कुछ अंतर्गत वो मामला है, उसमें हमारी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी कुछ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे का भी कुछ सामने आ रहा है, उन्होंने ऑफर किया है रिजाइन करने का। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। कोल्हापुर में हाँ जी, मैं विनती करूंगी प्रधानमंत्री जी से इस बार। एक आखिरी सवाल, जो महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर पे विवाद चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको विवाद की तरह देखती हूँ। इलेक्शन का हिस्सा नहीं हो सकते। कोई अपने भाषणों में कुछ मुद्दों का उल्लेख करे, उसके बारे में बात करे, इसका मतलब वो सिर्फ इलेक्शन का वही मुद्दा है ऐसा नहीं। मोदी जी के साथ अब हम बहुत नज़दीकी से काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद उनका हर मीटिंग में, हर जगह पर विकास और भारत को अगले 25 सालों में जो प्रवास करना है उस पर ही फोकस होता है। इसलिए ये सब चीज़ें ये मायने रखती नहीं है विरोधकों को आरोप करने के लिए मुद्दे। पंकजा जी, कहीं ना कहीं इस पूरे साल में जब से ये चुनावी सरगर्मियां शुरू हुई है तब से हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार हो रही है। कहीं नीरज शास्त्री जी कहते थे, कई बार बीजेपी के नेता भी इस बात का समर्थन करते नजर आते हैं, आपका क्या है? मेरा इस पर कोई मत नहीं। कोई अगर कोई व्यक्त करता है कोई भावना, तो उस हर भावना पर व्यक्त मत करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। हमारा भारत एक ऐसा संवेदनशील देश है जो सारे विचारों को एक साथ, ऐसा देश कहीं नहीं है जहाँ हर राज्य में अलग भाषा है, अलग परिधान करते हैं वेश, अलग खाना खाते हैं, अलग संस्कृति है, फिर भी हम एक जान हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में और कुछ ऐसी बांध कोई उठ रही है उसके बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि देश को बांटने की राजनीति है, उसी के लिए इस तरह के जब हम इतना विकास दे रहे हैं, जो आंखों को नजर आ रहा है, जो हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो इसके बाद ऐसा ही कोई आरोप आ सकता है और कोई आरोप की अपेक्षा तो नहीं हो सकती। ये है कि जिस तरीके से इस समय देश में इतिहास और दूसरी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या सोचना है? आपकी सरकार इसके अगेंस्ट में क्या कोई कानून की मांग कर रही है? देखो, कानून तो होना ही चाहिए। सबसे पहले कानून होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, फिर वो कोई ऐसे अंतर्धर्मीय भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में होना चाहिए। और अगर कोई जान के ऐसी चीज़ करता है तो उसको रोकने के लिए भी, और उन महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो, उनको फिर से कहीं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ताकत मिले, तो ऐसा कोई योजना बनाने में कोई हर्ज नहीं। और 4 दिन पहले एक मामला और आया। एक तरफ हिंदू लड़की से अगर मुस्लिम लड़का विवाह करता है, शादी करता है, लव मैरिज करता है, तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। जबलपुर में एक मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के ने शादी की, कोर्ट में उसे पूरी सुरक्षा दी गई, हिंदू संगठन उसकी सुरक्षा में तैनात रहे, पुलिस तैनात रही। ये दोहरे मापदंड क्यों है कि अगर लड़की हिंदू है, ये मापदंड हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये चीज गलत लगती है ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है? मुझे लगता है प्यार प्यार है, और वो प्यार कोई दीवार नहीं देखता है। तो अगर कोई दो व्यक्ति सिर्फ प्यार के लिए एक साथ आ रहे हैं तो उसका सम्मान ही करना चाहिए, पर उसके पीछे कोई कटुता हो, कोई कारस्तानी हो, तो उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए। पंकजा जी, 2014 में हमने क्या इससे मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साथ पाने में कामयाब रहेगी बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है ये आधी आबादी ऑलरेडी हमारे साथ है, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं अभी पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में दौरा कर रही हूँ, मैंने कोई देश में कोई मुख्यमंत्री को कोई मामा जी करके पुकार रहा है ऐसा नहीं देखा है। तो ऑलरेडी वो बहना बन चुकी है, उनको और ताकत देने का काम जरूर लाडली बहना के माध्यम से हुआ है। लाडली लक्ष्मी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, जो पूरे देश ने अपनाया है, तो लाडली बहना उसका और आगे का रूप है। और ज़रूर मुझे लगता है कि महिलाओं को ताकत देने के लिए, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका संघर्ष कम करने के लिए इस योजना से बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैं देख रही हूँ महिलाओं में बहुत ही अच्छा प्रतिसाद इसमें है, और ज़रूर वो
हमारे साथ और जुड़ने के लिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी आई है और जुड़ने के लिए इससे हमें हाँ जी ठीक है। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे नहीं सोचती है। हम लोग जब ये योजना करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण है, और गरीब कल्याण और महिला सम्मान है। तो मुझे लगता है ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, चुनाव तो सेकेंडरी। अब अगर इलेक्शन ईयर है, हमारी सभा है और बहुत ही सुंदर योजना जिसको पूरा देश बड़े ही गौरव से देख रहा है, लाडली बहना, उस कार्यक्रम में भी आज शाम को मैं सम्मिलित होने वाली हूँ। और ये सब चीज़ें जब मैं बोल रही हूँ, जो भारत आज मेरे उम्र के हिसाब से 20 साल पहले मैं नहीं सोच पा रही थी कि ये भारत देश की उड़ान होगी, ये उड़ान हमारे पंखों में भरने की, ये जान हमारे पंखों में भरने का काम प्रधानमंत्री की सोच ने किया है। क्योंकि एक गरीब ही गरीब के पेट का दर्द समझ सकता है। कभी सोच ही नहीं सकते थे हम लोग कुछ साल पहले कि प्रधानमंत्री या तो जुगाड़ से होते हैं या कोई परिवार से होते हैं, पर प्रधानमंत्री एक गरीब के घर में भी पैदा हो सकते हैं, चूल्हा फूकने वाली माँ के पेट से भी पैदा हो सकते हैं, चाय बेचने वाली गरीब पिता के घर में भी पैदा हो सकते हैं, और हर गरीब का कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। उनके और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के माध्यम से हम ये सब योजना आंक रहे हैं और उसको सफल कर रहे हैं। और ये योजना आपके सामने और जनता के सामने, हर लाभार्थी के सामने चर्चा करने के लिए अगले 4 दिन लगातार हम लोगों के बीच रहेंगे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। अब मैं आपको एक मिनट एक परिचय रह गया, एक सेकंड। मैं एक मिनट एक पत्रकार मित्रों को नमस्कार। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कृपया यहाँ से हॉल से बगल वाले हॉल में आ जाएं। बगल वाले हॉल में मैं निकल जाती हूँ, अश्विनी को उधर चले जाता हूँ। और संगठन को अधिक से अधिक सत्ता में रहने के बावजूद ताकतवर बनाने के लिए एक हमारा हमेशा एक योजना होती है, और उसी योजना के तहत आज हम लोग आपके सामने हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के 9 साल के बाद हमारे देश ने आज क्या पाया है, देश के लोगों को क्या मिला है, इसके बारे में खुद हर लाभार्थी तक जाकर, हर बेनिफिशियरी तक जाकर, हर कार्यकर्ता हर घर पहुंचे, ऐसा अभियान 30 मई से 30 जून तक होने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत हमने 9 साल के हमारे जो कार्यकाल है उसके सिंहावलोकन जिसे हम कहते हैं, पीछे देखकर हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमने जो वचन दिया था लोगों को पूरा किया कि नहीं। तो इसको हमने 9 इयर्स ऑफ सेवा बीजेपी और के माध्यम से लॉन्च भी किया है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और पहली बार संसद में जा रहे थे, तब संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने अपना सर रखा, और तभी मुझे मेरे जैसे युवाओं को ये आकलन हो गया था कि अभी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहा जाएगा। तभी हमको ये आकलन हो गया था कि राजपथ जैसे मार्ग का कर्तव्य पथ ऐसा नामकरण हो सकता है, और रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बताया जा सकता है। और हमारे इस भारत के ये जो आने वाले साल है, इनको नवनिर्माण के वर्ष कहा जा सकता है, गरीब कल्याण के वर्ष कहा जा सकता है। ये सिर्फ उसी संस्कृति में हो सकता है जिसके नस नस में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र धर्म भरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में इस देश को, जो देश पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से जाना जाता था दुनिया में, उसको डिसिसिव पॉलिसी की तरफ लेके जाने में बहुत यश हासिल कर लिया है। और इसको मुझे लगता है एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हमारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबली जिस तरह से देखा जाता था, उसको हम लोग फ्रेजाइल 5 में अब हमारे भारत की गणना होती थी, आज ये टॉप 5 की यात्रा पूरी कर चुका है। ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। 9 साल में सिर्फ अपने परिवार क्या है, लोगों की उस योजना में अड़चनें क्या है, उसमें कुछ रिनोवेशन हो, इसके लिए भी पीएमओ पूरी तरह अपनी सोच खुली रखता है। जो भी हम उनको सूचना देते हैं या सबमिशन देते हैं, ज़रूर उसका सम्मान उसके माध्यम से होता है। आज मैं जबलपुर में आई हूँ, 4 दिन मेरा दौरा है, 4 अलग अलग लोकसभाओं का दायित्व मुझे दिया है। जबलपुर में मैं आज बहुत सारे
विकास तीर्थ को भेंट देने वाली हूँ। इसमें आज 400 करोड़ से भी अधिक लागत से बनी देश की सबसे दूसरी बड़ी मध्य प्रदेश की 118 किलोमीटर रिंग रोड की निर्मित की स्वीकृति यहाँ हुई है और नाइट लैंडिंग की सुविधा यहाँ हुई है। 2 बड़े लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ हुए हैं। यही नहीं तो हम लोग आज यहाँ 1100 करोड़ रुपए की लागत से सबसे लंबे फ्लाईओवर खुद हम उस जगह पर भेंट देने वाले हैं। नर्मदा जी का दर्शन भी करने वाले हैं। 400 करोड़ से भी अधिक लागत से IT पार्क जो बने वहाँ भी हम लोग भेंट देने वाले हैं। 125 करोड़ की लागत से यहाँ मदन महल रेलवे स्टेशन का टर्मिनल भी पहुँच गया है। 1756 करोड़ की लागत से जबलपुर नैनपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी हुई है। मैं सिर्फ ऐसे आंकड़े गिन रही हूँ, वैसे तो ये पूरा भर के यहाँ की योजनाओं की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पर मैं जहाँ 4 नंबर है वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। 1500 करोड़ से भी अधिक लागत से जबलपुर इटारसी जबलपुर इलाहाबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हुआ है। ये सिर्फ स्वीकृत नहीं हुआ है तो पूरा हुआ है। देश में पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्वीकृति जबलपुर में हुई है। 6 करोड़ से भी अधिक लागत के इंडोर स्टेडियम की भी यहाँ स्वीकृति हुई है। अगर ऐसी चीज़ों को मैं गिनती जाऊंगी तो ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सारे महानुभाव जो मंच पर विराजमान है, जो शायद मुझसे बहुत सीनियर और अनुभव में भी मुझसे बहुत आगे हैं, पर पार्टी ने यह दायित्व दिया है और सबको पूरे देश में एक दायित्व है कि कुछ लोकसभाओं और विधानसभाओं में जाकर संगठन को और सुदृढ़ करिए, जो भारतीय जनता पार्टी का आज तक की संस्कृति रही है। आज जबलपुर के सारे प्रसार माध्यमों से आए हुए सारे मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। आज जो हम यहाँ ये जो बात आपसे कर रहे हैं ये कुछ अलग सा कार्यक्रम है और जो भारतीय जनता पार्टी के